हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग सी-टेट एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को आज हम कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। दोस्तों, आपको बता दें, जो आपका सी-टेट जो याद रखेंगे, जो आगामी आपका सी-टेट का एग्जाम है, उस सी-टेट एग्जाम को देखते हुए यह वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं। और वीडियो शूट करने का मेरा लक्ष्य है कि सी-टेट में पूरे 90 से 90 प्रश्नों को कवर किया जाए, जो कि सी-टेट में सीडीपी से 90 रिलेटिव प्रश्न, पूरे प्रश्न तो 150 पूछता है, लेकिन जो सीडीपी से अर्थात जो पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होते हैं उनकी संख्या होती है 90। तो पूरे हम इस 90 प्रश्नों को कवर करने की यह श्रृंखला आपको आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा और आपका दोनों लोगों का सहयोग रहेगा। और मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि सीडीपी को कैसे सीखते हैं, ठीक ना। तो आपको बता दूं, जितने भी इसमें सीडीपी के प्रश्न रहेंगे वो पेडागोजी से प्रश्न रहेंगे। और पूरे पेडागोजी के प्रश्न जितने भी मैं इस वीडियो में लिया हूं, सारे प्रश्न आपके 2020 से लेकर आपका 24 तक के जो एग्जाम हुए हैं, इसी से रिलेटिव सभी प्रश्न हैं। तो सभी वीडियो के प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और आप अपने अनुसार भी उसके आंसर को निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आप लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विकास के किस पहलू, याद रखिएगा, विकास के किस पहलू में आपका तर्क हो गया, आपका चिंतन हो गया और इसके बाद समस्या हो गया। तो विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो विकास का वो कौन सा पहलू है जिसमें आपका तर्क भी होगा, आपका चिंतन भी होगा और आपका समस्या समाधान की भी व्याख्या की जाएगी। तो याद रखिएगा, वह सामाजिक विकास है कि आपका वह संज्ञानात्मक विकास है कि आपका गतिक विकास है कि आपका नैतिक विकास है। याद रखिएगा, जहां कहीं भी व्यवहार के बारे में बात करें तो वहां पे नैतिक विकास के बारे में आप जाइएगा। जहां पे आपका शारीरिक विकास संबंधित बात करें तो वहां पे गतिक विकास में जाइएगा। और जहां पे केवल समाज में सोशलाइजेशन या व्यवहारात्मक बात करें तो वहां पे सामाजिक विकास जाइएगा। लेकिन जहां पे तर्क हो गया, जहां पे आपका चिंतन हो गया, जहां पे आपका समस्या समाधान हो गया, जहां पे स्मृति हो गई, ऐसी बात करेगा दोस्तों, तो आप लोग जाइएगा संज्ञानात्मक विकास के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है मानसिक विकास, जहां पे माइंड डेवलपमेंट की बात किया जाए। तो जैसे देखिएगा, तर्क करेंगे तभी भी आपका मस्तिष्क लगेगा, चिंतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे तभी भी आपका मस्तिष्क से ही संबंधित है। और कोई समस्या आएगी तो उसका आप निवारण ढूंढेंगे, तो वो भी आपका संज्ञानात्मक विकास है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने में भी बताया कि सी-टेट जो आपका 1 से लेकर 5 तक, जो कि प्राइमरी का लेवल है, जो 21/1/2024 को शिफ्ट फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया है, आप देखेंगे, आपको देखने को मिला भी होगा, ठीक ना। तो काफी अच्छे प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे और सभी प्रश्न आपके विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आयोग ने कुछ अलग माना। और पढ़ाने वाली जितने भी ऑनलाइन कोचिंग है, सभी ऑनलाइन कोचिंगों ने इसका आंसर कुछ अलग दिया। कैसे दिया, काफी इसमें जो प्रश्न है काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए इसका आंसर लोग निकालने में थोड़ा कठिन पड़ जाते हैं। मैं बताऊंगा आयोग ने किसका आंसर माना है और आप भी अब बताएंगे। देखिएगा, यह जो है आपका अभिकथन क्या है और यहाँ पे कारण है, ठीक ना। जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो यह एक अभिकथन होगा और एक कारण होगा। तो अभिकथन का निवारण कारण में मिल सकता है, याद रखिएगा। और ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना, ए बी सी डी, सभी ऑप्शन ऐसे सेम मिल जाएंगे। और प्रत्येक वर्ष जब सी-टेट का एग्जाम होता है प्यारे, तो उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10, ऐसे याद रख लीजिए। कम से कम 5 प्रश्न मिल जाएंगे। पूरे आप लोग पेडागोजी को देखेंगे तो ऐसे 5 प्रश्न इसी ऑप्शन से रिलेटिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला बात कर रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो याद रखिएगा, बात है कि बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृति है, मतलब कहीं का संस्कृति अलग है, कहीं का कल्चर अलग है। तो अलग अलग कल्चर में बच्चे जो होते हैं अपने आप को अलग अलग अनुभव करते हैं। बात तो सही है, तो अभिकथन क्या हो जाएगा प्यारे, सही हो जाएगा। चलिए कारण देखते हैं, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। कितने लोग मानेंगे कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, लेकिन सी-टेट भी कहता है और बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा
कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, बच्चों का विकास जो होता है वह गैर सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? गैर सार्वभौमिक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो बच्चों का विकास होता है वह गैर सार्वभौमिक होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लेकिन बी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे वहां पे उस समय जब ये प्रश्न बना था तो यही कहा गया था कि जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही होगा, क्योंकि ए बी की व्याख्या करता है। ए में भी बच्चा से संबंधित कहा गया है और बी में भी बच्चा से संबंधित कहा गया है, लेकिन नहीं सही। आप लोग याद रखिएगा, जब इसको आप लोगों को मैं बता दूं, जब ये प्रश्न बना तो अब तो ये काफी विवादों में रहा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर आयोग ने भी माना था, ऑप्शन नंबर सी को माना था। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप लोग भी मानिएगा, और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये 2024 में शिफ्ट फर्स्ट के सीटेट प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिकी कौशल है? याद रखिएगा, स्थूल गतिकी कौशल कह रहा है कि कौन सा स्थूल गतिकी कौशल है। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, एक शब्द है स्थूल गतिकी कौशल और एक है सूक्ष्म गति कौशल। दो प्रकार के कौशल होते हैं। यहाँ पे स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, सुडोल इसको बोलते हैं, ठीक ना। और सूक्ष्म का मतलब कि छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। गति कौशल मतलब शारीरिक गौतम, मतलब शरीर की जो मांसपेशियां हैं, थोड़ा मोड़ा अगर वह मेहनत करे या थोड़ी मोड़ी परेशानी या थोड़ी मोड़ी फोर्स के बाद कोई कार्य हो जाए तो उसको आप लोग सूक्ष्म गति कौशल में रखते हैं। और जिसको करने के लिए आपकी जो मांसपेशियां हैं शरीर की, उनको काफी मेहनत करना पड़े, तो वह जो होता है स्थूल गति कौशल होता है। याद रखिए। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा अनुसार काटना, यह स्थूल गति कौशल है। कि बुनाई करना स्थूल गति कौशल है। कि आपका तैरना स्थूल गति कौशल है। कि एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना आपका स्थूल गति कौशल है। तो जब इस चारों ऑप्शन को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कहां पे आपकी मांसपेशियां ज्यादा परिश्रम कर रही हैं, ज्यादा अपने आप को फोर्स एक्टिव कर रही हैं। तो जब इसको आप देखेंगे तो देखिए ना, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, जब व्यक्ति तैरता है तो उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं या मोशन होती हैं या तो मेहनत करती हैं। याद रखिएगा, जब तैरेगा कोई व्यक्ति तो उसका हाथ भी काम करता है, उसके पैर भी काम करते हैं और उसको मतलब काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वह जो तैरना है ना, यही आपका स्थूल गति कौशल हो जाएगा। सभी जो ए बी और डी, ए बी और डी सभी आपका सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है। क्योंकि बुनाई करना, जो महिला लोग होती हैं जब ऊन से स्वेटर बनाती हैं तो केवल 2 अंगुलियों का प्रयोग करके बना लेती हैं। कागज काटना मतलब कैंची अंगुली में फंसा कर आप काट लेंगे, यहाँ ज्यादा परिश्रम नहीं है। कागज को वृत्त रूपरेखा अनुसार काटना, यहाँ भी अंगुली से ही काट लेंगे, आपका कैंची से लेकर और अंगुली में फंसा कर कैंची को काट लेंगे। तो आपका इस सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण होंगे। लेकिन जो आपका तैरना है, जो आपका स्विमिंग है, वह क्या है दोस्तों? ये आपका स्थूल गति कौशल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो बच्चे में जब भाषा विकास होता है तो उस समय संवेदनशील काल कौन होता है? मतलब कौन काल जो होता है, संवेदनशील का मतलब होता है बच्चा सबसे ज्यादा जूझता हो, ठीक ना, परिश्रम करता हो, ऐसे आप याद रखिए। तो बच्चे को सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब आप देखेगा प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। छोटी छोटी जब बातें आप सीखेंगे तभी आप बड़ी बातों को सीख पाएंगे। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है, जो बच्चे के माँ के गर्भ की जो अवस्था होती है, मतलब जो माँ के गर्भ का कार्यकाल होता है, उसको प्रसव काल कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। सॉरी, तो जो बच्चे का प्रसव पूर्व अवस्था होता है, जो बच्चे के माँ के पेट की अवस्था होती है, ठीक ना। और माध्यमिक बाल अवस्था में बच्चा कुछ ना कुछ बोलने लगता है। किशोरावस्था में, जो किशोरावस्था होती है, जो 12 से 18 साल की होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो काफी अच्छा तरीका से बोल लेता है। लेकिन जो आरंभिक बाल अवस्था, जिसको प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं, इसमें जो बच्चा होता है वह भाषा से बहुत ज्यादा जूझता है। मम्मी को मिम्मी कहता है, पापा को पप्पा कहता है, भैया को कुछ अलग अलग शब्द अपने भाषा को बना लेता है, ठीक ना। किसी का कुछ नाम है तो उसका एक ही वर्ड से उसका नाम बोल देता है, ठीक ना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल कौन होता है? तो प्रारंभिक बाल अवस्था होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में बालक जो होता है भाषा सीखने के लिए काफी एक्टिव होता है, काफी परेशान होता है और भाषा सीखने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वयं नियमन
प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो कौन सा ऐसा है जो विकास का ऐसा क्षेत्र है कि जो भावनाओं को समझना भी बात एक कर दिया, स्वनियमन की भी बात कर दिया, और किसी भी बात को कहीं पे समझाना या तर्क रखना या वितर्क करना, ऐसी बात कर दिया। तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखेंगे वो नैतिक क्षेत्र है, कि आपका गत्यात्मक क्षेत्र है, कि आपका शारीरिक क्षेत्र है, कि संवेगात्मक क्षेत्र है। आप लोगों को याद करना है, जहां कहीं भी ऐसे प्रश्न पूछ दे तो आप लोग किसके साथ जाइएगा? सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, उनमें जो संवेगात्मक है ना, संवेगात्मक का मतलब होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब होता है मस्तिष्क के विकास से। मस्तिष्क विकास का मतलब होता है जहां पे सोचना, समझना, तर्क देना, वितर्क करना, किसी से बातें करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, ऐसा कहीं भी बात आ जाए ना, तो वहां पे प्यारे संवेगात्मक विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे बात करेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन की। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे का जो प्रारंभिक काल होता है, प्रारंभिक काल का मतलब जैसे शैशव अवस्था हो गया, शैशव काल हो गया, ठीक ना, बाल्य अवस्था हो गया या पूर्व बाल्य अवस्था हो गया, ऐसे काल की बात कर रहा है। तो बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो याद रखिएगा, बच्चा छोटा है, शारीरिक कौशल उनका देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, बात तो सही है। सामाजिक कौशल मतलब बच्चों को समाज में कैसे रहना है, बड़े छोटे के साथ कैसे इंटरेक्ट होना है, व्यवहार करना है, तो सामाजिक कौशल भी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक कौशल मतलब मस्तिष्क विकास, ये भी बात सही है। और इसके बाद संवेगात्मक विकास मतलब ये भी बात सही है। तो याद रखिएगा, जब ऐसी चीजों को मिले, यहाँ पे अमूर्त तर्क, ये भी बात सही है। अमूर्त तर्क का मतलब होता है कि जो मूर्त होता है, सामने चीजों को रखकर उसको तर्क कराना। इसको अगर ए हो जाता तो क्या हो जाता है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा गेंद बैट खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, आप कहेंगे अगर यहाँ पे गेंद नहीं पड़ती तो क्या होता, वहां पे गेंद पड़ती अगर वो आउट हो जाता। तो ऐसी ऐसी चीजों को आप बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि अगर जहाज जो है, जहाज आकाश में उड़ रही है, अचानक नीचे गिर जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये तो बच्चा गिरेगी तो जहाज बच्चा देख तो नहीं ना रहा है, लेकिन अमूर्त करेगा, बच्चा सोचेगा, बच्चा का तार्किक क्षमता बढ़ेगा, संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा उसका। तो याद रखेगा, जो बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और अमूर्त तर्क, सभी चीजों पर आप उसके ध्यान केंद्रित कराएंगे तो बच्चा में सार्वभौमिक विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपका डी है, जिसमें ABCD सभी मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। ये भी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का प्राइमरी सीटेट का ACDP का रिलेटिव प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 6 का आपका डी सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो बचपन से वयस्कता, वयस्क मनुष्य किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, वयस्क मनुष्य वो होते हैं जिनकी उम्र 18 साल पूर्ण हो चुकी हो, उनको हम लोग बोलते हैं वयस्क मनुष्य। याद रखिएगा, 18 साल की उम्र के जो व्यक्ति है ना, उसको वयस्क मनुष्य बोला जाएगा। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन होता है? तो मतलब बचपन से, बचपन तो आप लोग जब जैसे बाल्य अवस्था देखेंगे ना, बाल्य अवस्था से आपका बचपन मान लीजिए स्टार्ट है 6 से, और आपका 18 की बात कर रहा है। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? आपको पता है कि जो बचपन से वयस्कता काल का जो समय है दोस्तों, वह किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में जैसे बचपन, जैसे पूर्व बाल्य अवस्था हो गया, तो बाल्य अवस्था जब बचपन बालक का खत्म हुआ तभी तो आपका किशोर अवस्था स्टार्ट होगी। तो आपका वयस्कता के बाद कहा है, वयस्क तक समझना है, वयस्क तक जाना है, मतलब आपका 18 वर्ष तक जाना है, और 18 वर्ष का मतलब हुआ किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये भी 28/12/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में सीटेट 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी आप लोग कवर करते रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो किसके लिए होगी आप लोग देखिएगा। मैंने आपको बार बार बता दिया कि स्थूलगामक कौशल क्या है और सूक्ष्मगामक कौशल क्या है, ठीक ना। ये शरीर के मांसपेशियों से रिलेटिव होता है और हर साल लगभग एक प्रश्न पूछ ही लेता है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो स्थूलगामक कौशल का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत हार्ड वर्क करे, बॉडी को वर्क करने में आपकी जो मांसपेशियां हैं काफी उनको फोर्स करना पड़े, काफी उनको मेहनत करना पड़े, तो ऐसे जो वर्क होते हैं इनको स्थूलगामक वर्क बोलते हैं या स्थूलगामक कौशल के इनके दृष्टि में रखा गया है।
आप बताइए, चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। ऑप्शन को देख देख के जल्दी से हम लोग इसको समझ लेंगे कि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना। आप बताइए, ब्रश से आप पेपर पे पेंटिंग कर रहे हैं तो केवल टू केवल आपके हैंड ही तो यूज हो रहे हैं, ज्यादा मांसपेशियां यूज हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना आपका सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ऐसा याद रख लीजिए। अब देखिए, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। आप पेपर का टुकड़ा काटेंगे, किसी भी यंत्र से काटेंगे, मान लीजिए कैंची से काटे और उसको चिपका दिए, वहां पे केवल आपका बाजू का यूज हो रहा है प्यारे। चलिए, ये भी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो गया। अब बताइए, सुई में धागा पिरोना है, सुई में धागा डालना है। आपने एक हैंड में सुई लिया, एक हाथ में धागा लिया और आपने ऐसे करके यूं डाल लिया, तो ये भी आपका सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। लेकिन याद रखिएगा प्यारे, मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी भावनाएं जो कहना चाहती है, चलना और दौड़ना। अगर आप चल रहे हैं रोड पे या तो आप दौड़ रहे हैं, दौड़ेंगे तभी भी आपके पूरे हैंड है और आपकी पूरी बॉडी और आपका पूरा पैर जो होगा, काफी इसके जो मांसपेशियां हैं वह गति में रहेंगी, काफी मेहनत करेंगी, काफी हार्ड वर्क करेंगी। तो जो आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, एक प्यारा प्यारा प्रश्न है। तो चलना और दौड़ना किसका उदाहरण है? तो चलना और दौड़ना आपका स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए बी सी टेट 1 to 5 28/12/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मत करिए, चलेगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अच्छी लगने का आप लोग नतीजा दीजिए, गिफ्ट दीजिए, जिसको आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक ना। लाइक तो मैं मांगूंगा, सब्सक्राइब मत करिए, चलेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की जब आप लोग देखिएगा तो ये भी आपका उसी से है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, ठीक ना। स्थूल को मैंने बता दिया। देखिए, सब प्रश्न स्थूल से पूछ लिया, अगर कभी सूक्ष्म से भी पूछता तो काफी अच्छा होता आपको समझने में। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, बताइए, मैंने पेन पकड़ लिया है, किसका उदाहरण है? इसमें केवल आपकी ये उंगलियां ही यूज हो रही हैं। जैसे आंख में प्रश्न बन जाता है, आंख में काजल लगाना, तो आंख में काजल लगाना भी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। इसी तरह आप लोग देखेंगे स्थूल गति कौशल का उदाहरण, देखिए चित्र बनाना है तो ये तो होगा नहीं, अरे सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है ये तो होगा नहीं। कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, काटने वाला बात भी आ गया, इसमें उंगली का ही प्रयोग होगा। मांसपेशियां आपका हार्ड वर्क कर ही नहीं रही हैं तो आपका ये भी हो जाएगा सूक्ष्म गति कौशल। धागे में माला पिरोना या सुई में धागा पिरोना, ये आपका सूक्ष्म गति कौशल अभी मैंने आपको बता दिया। देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना। जब आप फुटबॉल को धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो यह जो आपका है, जो इसमें पैर है, तो जब आप लोग धक्का देंगे तो आपका पैर भी मोशन में रहेगा, आपका हैंड भी मोशन में रहेगा, आपकी पूरी बॉडी मोशन में रहेगी। तो यहाँ पर स्थूल गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास किससे प्रभावित होता है? बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे विकास प्रभावित होता है बताइए आप बहुत बार से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अनुवंशिकता जो होता है विकास को प्रभावित करने का सबसे बड़ा कारण है। जो अनुवंशिकता का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जो अपने मम्मी पापा हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो फादर मदर हैं, उनसे हमारे अंदर जो भी आए हैं, जो जिनका ट्रांसफर हुआ है, उनसे अनुवंशिकता होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती है। तो जो बाल विकास के सिद्धांत में अगर विकास की बात करें तो विकास में अनुवंशिकता का भी सबसे बड़ा रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आप बताइए, बालक के विकास में शिक्षा का सबसे अहम योगदान है। कुछ भी रहे या न रहे, शिक्षा से बालक अपने आप को एक अलग पहचान बनाता है समाज में। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा। बताइए, जो आपका संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, आपके विकास में बहुत योगदान रखती है। आपका कल्चर आपके विकास में बहुत योगदान रखेगा, ये भी बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक नीतियों से, जो सामाजिक नीतियां हैं, जो समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारा, उठक बैठक, एक पहल है, ये भी जो है वो भी एक अच्छा रोल अदा करती हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन 1, बी और 1, 2 और 3 और 4 जो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना, इसके साथ आप चले जाइएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक ना।
तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग देखिए, समझिए, और प्रश्न काफी अच्छे हैं, प्रश्न लेवल के प्रश्न हैं, तो आप इसको देखते चलिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो जो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता और संप्रत्यय क्या सुझाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि बाल विकास और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बात थोड़ा सही लग रही है। चलिए आगे देखते हैं। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सबका आईक्यू अलग है, बुद्धि लब्धि अलग है, सीखने की क्षमता अलग है। किसी को 2+2 सिखा देंगे वो सीख जाएगा, किसी को 4 दिन 2+2 सिखाएंगे वो बिल्कुल नहीं सीखेगा। विकास में बालकों की जो सीखने की क्षमता होती है एक समान नहीं होती है, अलग अलग दर की क्षमता होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए सी को देख लेते हैं। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मैंने तो अभी बताया ना कि जो आनुवंशिकता होता है वो भी विकास को प्रभावित करता है, शिक्षा भी करती है, सामाजिक नीतियां भी करती है, संस्कृति भी करती है, तो सभी तो करते हैं ना। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं कि केवल जो होता है आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करता है? बिल्कुल नहीं करता। मैंने पीछे भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि जो एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं करता है आप बताइए। अगर आप एक क्षेत्र से कुछ चीजें सीख ले रहे हैं और उसका प्रयोग करके, मतलब अपने अनुभव के आधार पर आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर सीख रहे हैं, तो पहला क्षेत्र में सीखी गई बात दूसरे क्षेत्र में सीखी गई बात में सहायता प्रदान करती है, मदद करती है। आप बताइए, मैंने एक क्षेत्र में पढ़ा है कि 2+2 होता है 4, और इसी का प्रयोग मैंने अगर कहीं किसी मैथमेटिक में, प्रतिशत में, लाभ हानि में, प्रॉफिट में मैंने इसका लगाकर यूज कर लिया, तो क्या पहले क्षेत्र में सीखी गई बात दूसरे क्षेत्र में यूज नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, करता है, क्योंकि एक दूसरे क्षेत्र में विकास सीखने में मदद पहुंचाता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, कि बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील होती है। मतलब बाल्य अवस्था और किशोरावस्था जो पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है मस्तिष्क विकास के लिए संवेदनशील होती है, मतलब सीखने के लिए प्रेरित होती है। ये बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये भी 10/1/2023 को शिफ्ट फर्स्ट में सीटेट का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न बना था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। विकास क्या है? चलिए देखते हैं। विकास और निरंतर प्रक्रिया है। याद रखेगा, और निरंतर का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद वो रुक जाती है। नहीं, विकास निरंतर प्रक्रिया है, ऐसे याद रखिए। विकास निरंतर चलती रहती है। जब बच्चा माँ के पेट से जन्म ले लेता है या माँ के पेट में पलने लगता है, तभी से बच्चे का विकास होने लगता है, चाहे वो किसी भी क्रम में हो। जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास, माँ के पेट में जब बच्चा पलना स्टार्ट हुआ तो उसका कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है। जब वह यहाँ पे आता है, पृथ्वी पर आता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, धीरे धीरे वह कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। जब तक वह डेथ को नहीं प्राप्त कर लेता, मृत्यु को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो विकास आपकी निरंतर प्रक्रिया है, ना कि अनिरंतर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। विकास क्रमिक प्रक्रिया है। विकास मतलब आगे देखिएगा, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। चलिए, व्यक्ति कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। याद रखिएगा, विकास व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है और वातावरणीय कारकों से भी होता है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये कहा है कि एक से तो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित हो रहा है लेकिन वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वातावरण जो होता है विकास में काफी मदद पहुंचाता है। अगर सोच लीजिए, अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ने गए हैं, वहां पे फैक्ट्री बगल में है, बहुत तेजी से आवाज हो रही है, तो क्या आपको सीखने में मदद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक दोनों आपको सीखने में मदद करते हैं। आगे देखिएगा, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। वही बातें घुमा कर कह दिया। याद रखिएगा, इसमें जो आप देखेंगे कि जो विकास होता है एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम से होती है। ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसको समझिएगा, ठीक ना। विकास जो होता है एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित प्रणाली में होती है। विकास एक निश्चित प्रतिक्रिया की ओर होती है। विकास अविराम गति से होती है, मतलब निरंतर होती रहती है। विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना असंभव है। विकास के संबंध में अनेक गुण या संबंधित होते हैं। ये सब बातों को याद रखेंगे। विकास के बारे में इतनी बातें याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, ठीक ना, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि बाल विकास का है। चलिए देखते हैं। एक एकीक और अवैज्ञानिक ये बाल विकास का क्षेत्र है, कि निर्धारित और स्थिर ये बाल विकास का क्षेत्र है, कि अंतर विषयात्मक और गतिशील ये बाल विकास का क्षेत्र है, कि अस्पष्ट और प्राचीन कि ये बाल विकास का क्षेत्र है। याद रखिएगा, बाल विकास का जो क्षेत्र होता है, जब आप इस प्रश्नों को देखिए, कभी भी आपको प्रश्न मिले, चलिए इसमें कितने लोगों के अंदर शंका होगी, चलिए मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि जो इसमें बाल विकास का क्षेत्र ऐसा है ना, कि इसमें बालक बहुत अपने आप को तुच्छ समझेगा, बालक अपने आप को बहुत छोटा समझेगा, और छोटा समझकर उसको लगेगा कि नहीं इस चीजों को ऐसे ऐसे सीखना चाहिए। तो देखिए ना, अगर एंकिक और अवैज्ञानिक देखिएगा, नहीं, जो बालक होता है इसको वैज्ञानिक कहा जाता है, नन्हा मुन्ना वैज्ञानिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। निर्धारित और स्थिर, जो बाल विकास का क्षेत्र है वो निर्धारित और स्थिर है, बिल्कुल नहीं। जो बाल विकास का क्षेत्र है वो अनिर्धारित है और अस्थिर है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अस्पष्ट और प्राचीन ऐसा नहीं बात है दोस्तों, जो बाल विकास का क्षेत्र है वो अस्पष्ट रहे तो बात सही है, अस्पष्ट नहीं है। जो आप लोग देखिएगा अंतर विषयात्मक और गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह विषय और गतियों पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो बाल विकास का क्षेत्र होता है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको आप लोग समझेंगे, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न आपको इससे रिलेटिव बहुत प्रश्न मिल जाएंगे, इसके आधार पर बहुत प्रश्न बनेंगे। बाल विकास का सही क्रम क्या है। सबसे पहले जो बालक होता है ना, मैं बता दूं ना, सबसे पहले बालक जो होता है वो गर्भ अवस्था में होता है, मतलब माँ के पेट में होता है, मतलब गर्भ अवस्था से उसकी स्टार्टअप होता है। माँ के पेट से ही बच्चे का नींव बनता है और वहीं से बच्चा पलना स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा, तो सबसे पहले गर्भ अवस्था ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखें और कैसे आप लोग ऑप्शन को छांट के अलग करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देखिए। कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कवर करने का एक अच्छा से अच्छा तरीका है कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है। तो बाल विकास की अवधि का सही क्रम है गर्भ अवस्था। चलिए बात सही है, समझ में आ गया। सेकेंड नंबर पर आती है शैशवावस्था। चलिए यहाँ पे शैशवावस्था को छाट दिया है नहीं, छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आती है आपका पूर्व बाल अवस्था। यहाँ पे देखिएगा शिशु अवस्था दोनों में है, दोनों को मैंने रख लिया कि गर्भ अवस्था हो गया, शिशु अवस्था, यहाँ भी शिशु अवस्था, यहाँ भी गर्भ अवस्था। चलिए बात अभी तक है। चलिए फिर इसके बाद आता है पूर्व बाल अवस्था, यहाँ भी पूर्व बाल अवस्था, बात तो सही है। चलिए यहाँ पे इसके बाद आपका आता है मध्य बाल अवस्था, और मध्य बाल अवस्था यहाँ पे है, और यहाँ पे फिर लास्ट में आता है किशोरावस्था। आपको पता है कि मध्य बाल अवस्था के बाद आता है किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल इसकी उम्र होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे मध्य बाल अवस्था बाद में कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा, आपका डी सही होगा। यही क्रम होता है बच्चों के विकास का कि गर्भ अवस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, फिर इसके बाद आता है आपका किशोरावस्था, इसी क्रम में आता है, फिर आता है युवा अवस्था, इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बना हुआ है, सारे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल्य अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक ... काल होता है। तो कौन सा काल होता है जो बाल अवस्था का शुरुआती दौर होता है, वो भावनात्मक दृष्टि से अगर आप लोग भावना के विकास के देखिएगा, इमोशनल तरीके से अगर देखिएगा, तो ये कौन सा काल माना जाता है, मतलब कौन सा प्रक्रिया के तहत इसको रखा जाता है, इसको देखिएगा। इसमें जैसे देखिए ना, यहाँ पे देखिएगा परेशानीदायक होता है, कि सुस्त धीमा होता है, कि आपका निष्क्रिय होता है, कि संवेदनशील होता है। तो बाल्य अवस्था का शुरुआती जो दौर होता है जिसमें बालक भावना या संवेदना अपनी व्यक्त करे, या संवेदना का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। तो भावना जैसी है ना, जो संवेदना, भावना का मतलब संवेदना से है, तो आप लोग इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। संवेदना का मतलब होता है अपने अंदर के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना, चाहे वह अच्छा ही हो, चाहे वह बुरा ही हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, एनिवन कोई भी बात हो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ये कह रहा है कि अभिकथन जो है, जो कथन कह रहा है
कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। चलिए बात सही है, अगर कोई भी टीचर हो, अगर बच्चे के बारे में गहन मतलब कि बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। कैसे बच्चे को अपने कवर में करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे बच्चे को आगे बताना है, कैसे बच्चे को उसके जानकारी के अनुरूप उसको अलग बातें सिखानी है। जब बच्चों को टीचर को बाल विकास के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चे को गाइड नहीं कर पाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। सेकंड की बात करते हैं, तर्क देखते हैं कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकता है। चलिए देखिएगा, चलिए ऑप्शन नंबर बी आर जो भी है ना, ये भी बात सही है। जो बी है ये भी बात सही है। इसको समझिए, पहले ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन अब देखिए ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे देखिएगा ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों चीजों को जब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। जब इस चीजों को आप कवर तरीके से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि शिक्षक को बाल विकास की गहन जानकारी समझ होनी चाहिए, बात सही है। और बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकता है, तो इसका व्याख्या भी कर रहा है और दोनों बात सही भी है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, जो कि कहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है। मैंने बताया अभी आपको, सूक्ष्म गति कौशल और इसके बाद स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल को ही बोलते हैं सकल गति कौशल, ये भी याद रखिएगा। बहुत कम जगह पे ऐसे चीजों को आता है, तो मैंने रखा है इसको। जो सकल गति कौशल होता है वह इसको बोलते हैं स्थूल गति कौशल। फुटबॉल को किक मारना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना और ट्रेड में बीड लगाना। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मांसपेशियां जहां पे उपयोग होंगी वही होगा आपका स्थूल गति कौशल, फुटबॉल को किक लगाना। चलिए यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और संज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप में विकास के डॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैंने बताया जितने भी चीज हैं, कल्पना करिएगा, सोचिएगा, विचार रखिएगा, तर्क करिएगा, किसी से बात विवाद करिएगा, सभी आपका मस्तिष्क विकास से आएगा। और मस्तिष्क विकास का मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है, जो ऑप्शन नंबर 18 का डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कल्पना करना, समालोचनात्मक तत्वों को रखना, सोचना या तर्क वितर्क करना, ये सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होता है, कि वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, जब बच्चे को कभी भी आप पुरस्कार दीजिएगा, तो जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो उसका नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है या बिल्कुल पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। वातावरण ही विकास में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो होती है वह क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही मानेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है? मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, जब बच्चा भाग रहेगा, दौड़ रहेगा, तो स्थूल गति कौशल का उदाहरण रहेगा। चलिए 21 नंबर की बात करेंगे। एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौन सा कौशल का उदाहरण है? पेंसिल पकड़ना जो है आपका सूक्ष्म गति कौशल होगा। क्या होगा? ये जो होगा आपका सूक्ष्म गति कौशल होगा, लेकिन जो ए होगा ना दोस्तों, वो आपका स्थूल गति कौशल होगा। ये बात को याद रखेंगे। तो सूक्ष्म और स्थूल, यहाँ पे देखिएगा सकल, जिसको स्थूल को सकल भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
अभिभावकों को बाल्य अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। और बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, ये बात को याद रखेगा। देखिएगा, जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, उनको बाल्य अवस्था देखभाल से संबंधित जो भी कोई कार्यक्रम हो उसमें शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और बाल विकास पारिवारिक परिवेश को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों चीजें एक रिलेटिव है, तो इसलिए दोनों सही है और व्याख्या भी करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर कह रहा है कि याद रखेंगे, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो जहाँ पे तर्क कहे, जहाँ पे एक दूसरे की व्यवहारों की तुलना कहे, वहाँ पे होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है एक दूसरे की अपनी जिम्मेदारी का वहन करना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, भाषा विकास इसमें कुछ नहीं है, शारीरिक विकास इसमें कुछ नहीं है, सांस्कृतिक विकास तब होता है कि जब नैतिक विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपको अगला नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो भावनाओं की जो प्रकृति का अनुभव की बात करें, जहाँ पे भावना का मतलब इमोशनल का मतलब संवेग का मतलब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ये जो बात आए ना दोस्तों, यहाँ पे नैतिकता नहीं, भाषा नहीं, शारीरिक नहीं, संवेगात्मक विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, हालांकि विकास क्षेत्र एक दूसरे से, अभी आपको बताया था, इसमें भी जो होगा आपका भावात्मक विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पर निर्भर करता है? याद रखेंगे, आनुवंशिक प्रवृत्तियां पर बिल्कुल करता है, सही बात है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर ये भी करता है और भौतिक वातावरण पर ये भी करता है। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जब ऐसे प्रश्न पूछे ना, जब ऑप्शन आपका 1 2 3 3 4 ऐसे से करके दे रहे हैं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा, जिसमें सभी ऑप्शन रिलेटिव आते हों, वो ज्यादा सत्य होने की उसकी प्राथमिकता प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जो मानवीय क्षमताओं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इस सभी चीजों का जाए, बुद्धि हो गया, समस्या हो गया, समाधान हो गया, तर्क हो गया, एक जैसे समालोचनात्मक बात कहा जाए, चिंतन कहा जाए, जहाँ पे परिचर्चा किया जाए, चर्चा किया जाए, ऐसी चीजें जहाँ पे आए ना, वहाँ पे जो होता है दोस्तों, वहाँ पे मस्तिष्क विकास होता है। और मस्तिष्क विकास का मतलब होता है संवेगात्मक विकास, माइंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किक स्पष्टता, चर्चा करता? मैंने आपको बता दिया ना, सबसे पहले मैंने बताया था। देखिए समस्या समाधान बात आ गया, तार्किकता की बात आ गया, चिंता करने की बात आ गया, यहाँ पे समालोचनात्मक बात आ गई, यहाँ पे चर्चा बात आ गई। अब कुछ सोचना ही नहीं है, हम लोग किसके साथ चले जाए? संज्ञानात्मक मस्तिष्क विकास के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम ऐसे होता है, डॉट से डॉट होता है। किसके तरफ होता है? तो याद रखेगा, जो बालक होता है ना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बालक स्थूल गति करता है और उसके बाद सूक्ष्म गति करता है। पहले वह घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है, इसके बाद वो पैर के बल चलना स्टार्ट करता है। तो याद रखेंगे, स्थूल गति से आपका सूक्ष्म गति का मतलब स्थूल गति का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वह पैर के बल
चलते हैं तो यह स्थूल गति कौशल कहलाएंगे, और फिर पुनः वह धीरे धीरे जब सीख जाते हैं, पैर पे खड़े होने लगते हैं, तो सूक्ष्म गति कौशल करते हैं। अगर नहीं जानते तो जान जाइए, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? वयस्कता के मतलब 18 साल में जो प्रवेश करती है उसको क्या कहते हैं? तो यह जो होती है किशोरावस्था होती है, जो पहले भी मैंने बता दिया। पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। आज की वीडियो यहीं रोकेंगे, वीडियो हो जाएगी लंबी और आपको हमको सबको होगी समस्या। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए अब इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के सीडीपी के टॉप आपके 30 प्रश्न लेकर आएंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।